हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, जो प्रीवियस क्लास 11th में जो टॉपिक कंप्लीट हुआ था, वो अपन ने एक डेफिनेशन बताई थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशंस। आज अपन उसके बारे में आगे बात करते हैं। भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। तो टॉपिक का नाम ले लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये फैक्टर्स करेंगे सारे, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वैसे मैं वापस एक बार रिवाइज करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एंथैल्पी होती है कि आपके वैलेंस सेल में क्यों न्यूट्रल एटम है और उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, और ऐड करवाते ही उसमें से एनर्जी रिलीज हुई। वो जो रिलीज एनर्जी है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये जनरली एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट इसमें इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, इन्वॉल्व नहीं होती है। तो ये एक्सोथर्मिक होती है और नेगेटिव होती है। और अब इसमें फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स वही है, चार फैक्टर्स अपन पढ़ेंगे। एक तो एटॉमिक साइज, सेकंड आएगा इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्ट, और थर्ड आएगा इसके अंदर अपने शील्डिंग इफेक्ट। और फोर्थ आएगा बच्चों हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ये सारे टॉपिक अपन क्लियर करेंगे आपके इस चैप्टर में, और यहीं पे बताएंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेगा और क्या नहीं बनेगा। ये सारी चीज़ें कराएंगे। सबसे पहले एटॉमिक साइज फैक्टर लेते हैं। सबसे फर्स्ट फैक्टर का नाम क्या है, एटॉमिक साइज। तो फर्स्ट फैक्टर आता है एटॉमिक साइज। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है। यहाँ अपन एक डायग्राम देके के बताएंगे। ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल सेकंड सेल, और ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल सेकंड सेल और थर्ड सेल। मान लो जैसे जैसे अपन कहते हैं साइज बढ़ेगी, तो देखो यहाँ मेरे को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, फर्स्ट वाले इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है। तो अपन कहेंगे यहाँ पर जो फैक्टर्स जो है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा, तो इसमें जो रिलीज एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। तो साइज जितना बड़ा होगा, इस न्यूक्लियस का पावर वहाँ तक कम रहेगा, और न्यूक्लियस का पावर अगर कम रहेगा तो वो जो एनर्जी निकलेगी वो कम निकलेगी। तो अपन एटॉमिक साइज के ऊपर अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी depend on atomic size. If we increase the atomic size, then electron gain enthalpy decreases. देखो बच्चों, यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, डिक्रीजेज वर्ड का मतलब है जो नेगेटिव एंथैल्पी है, ये डेल्टा एच इसमें हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। अब आप यूँ कहना नेगेटिव का और नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नेगेटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी रिलीज होती है वो नेगेटिव है, बाहर निकलती है।
अगर देखो नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब बता देता हूँ। अगर मान लो मेरी बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो मैं एनर्जी या हीट बाहर रिलीज करूँगा, तो मेरी बॉडी में से एनर्जी रिलीज होगी तो वो नेगेटिव है। यही अगर मेरी बॉडी अगर हीट गेन करेगी तो वो पॉजिटिव है। तो यहाँ एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, और इसमें भी अपन कह रहे हैं कम रिलीज होगी। वो जो नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, मान लो नेगेटिव 500 जूल आ रही, तो इसमें 250 जूल ही आएगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर। साइज़ जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाती है, और ये डिपेंड करता है एटॉमिक साइज के ऊपर। सेकंड अपना टॉपिक आएगा जेड इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सेकंड टॉपिक लेते हैं जेड इफेक्ट। देखो अगर इन पीरियड की बात करें तो पीरियड में धीरे धीरे यहाँ पे साइज़ क्या हो रही है, डिक्रीज, साइज़ डिक्रीज हो रही है। और साइज़ अगर डिक्रीज हो रही है तो क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इन द पीरियड from left to right, left to right, effective nuclear charge Z effect increases, so electron gain enthalpy also increases। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। जब अपन कहते हैं कोई भी न्यूट्रल गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं, तो छोटे वाले में ज़्यादा ऐड कराएंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल भी कर लेगा। लेकिन बड़े वाले में से जब ऐड करवाएंगे तो यहाँ एनर्जी थोड़ी सी कम निकलेगी और छोटे एटम में एनर्जी थोड़ी ज़्यादा रिलीज होगी। ये भी साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। या दूसरी चीज़ अपन कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है। लेफ़्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब थर्ड जो टॉपिक लेते हैं अपन, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, और शील्डिंग इफेक्ट के बारे में ये अपन को मालूम है कि ये न्यूक्लियस है, ये सेल्स है, तो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे तो न्यूक्लियस का इफेक्ट यहाँ पर कम लगेगा। और न्यूक्लियस का इफेक्ट अगर कम लगेगा तो साइज इंक्रीज होगी। साइज अगर इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। ये चीज़ क्लियर याद रखनी है। इफ शील्डिंग इफेक्ट increases, then atomic size also increases, then electron gain enthalpy of atom decreases। तो ये है। और लास्ट टॉपिक आ जाएगा अपना हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स। फोर्थ जो टॉपिक है हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स पे ये कैसे डिपेंड करता है। क्वेश्चन अगर आए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
देखो हाफ फील्ड होता है क्या है और फुली फील्ड क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपेयर करेंगे, या अपन बात करेंगे फ्लोरीन और नियॉन का। तो देखो नाइट्रोजन में अगर अपन बात करते हैं तो नाइट्रोजन खुद कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2 और 2p3। और p में अगर 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए और p में ऑर्बिटल भी कितने होते हैं, 3, तो ये एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो जाएगा। और 3 इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। जबकि यही कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन में, 2s2 और लास्ट क्या आता है, 2p4। और p में कितने ऑर्बिटल है, 3 है, 1 2 3 और 4। ये यहाँ पर जो है 4 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फील्ड है। और वो अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो इजीली एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन वो कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा। नाइट्रोजन थोड़ा कम करेगा। क्यों कम करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, हाफ फील्ड के कारण स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा इजीली। लेकिन ऑक्सीजन इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। फ्लोरीन और नियॉन में भी अगर कंपेयर करें, फ्लोरीन आता है 9 पे और कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं अपन, 1s2, 2s2, 2p5। और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन डालें p में। और यही अगर बात करते हैं नियॉन की, नियॉन आता है 10 पे, 1s2, 2s2, 2p6। और p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ये वाला जो ऑर्बिटल है ये फुली फील्ड है, तो ये हाफ फील्ड है और ये फुली फील्ड है। हाफ फील्ड और फुली फील्ड वाले की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है, और जिनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इलेक्ट्रॉन। तो ये एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे क्वेश्चन बन सकता है, या फ्लोरीन और नियॉन पे। नियॉन और नाइट्रोजन की, नियॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव होगी या कम होगी, या तो अपन इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता नियॉन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करेगा तो एनर्जी कहाँ से रिलीज होगी, ऑलरेडी स्टेबल है। अब स्टेबल को अगर अनस्टेबल बनाना तो वो उल्टा एनर्जी लेगा, वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। तो इसके लिए अपन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे सॉल्व करके लिख देते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपेयर करके लिखते हैं। लिखो नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाफ filled p orbitals, p orbital, so electron cannot be easily accepted by nitrogen, but in oxygen due to electronic configuration duration 2p4, 2p4, it can easily accept इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। ये कि ये चीज़ जो है, ये कि ये कंडीशन आपको फ्लोरीन और नियॉन पे भी लगेगी। नियॉन इजीली एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन फ्लोरीन इजीली एक्सेप्ट करेगा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है किससे, नियॉन से। और यहाँ किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से। तो ये आपको कंपैरिजन क्वेश्चन आपको मिल सकता है, और ये ऐसे सॉल्व करके बताना है कि किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी ड्यू टू स्टेबिलिटी। अगर हाफ फील्ड और फुली फील्ड ले लिया तो अपन कहते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और जिनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम होगी, कम रिलीज होगी एनर्जी।
लेकिन जिनकी स्टेबिलिटी कम है या वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद में हायर एनर्जी रिलीज करेंगे। ये टॉपिक के अंदर अपन को बताना है। ऐसे जो क्वेश्चंस है इस पे भी बन सकता है। देखो क्वेश्चन आपको फॉस्फोरस और सल्फर पे भी दे सकते हैं। फॉस्फोरस एंड सल्फर विच एलिमेंट है वो हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो आपको लिखना है आंसर सल्फर। ऐसा क्वेश्चन आपको और किस में मिल सकता है? क्लोरीन एंड ऑक्सीजन पे भी, क्लोरीन और आर्गन पे भी मिल सकता है। क्लोरीन एंड आर्गन, तो इन दोनों पे भी बन सकता है, इन दोनों पे भी बन सकता है। आर्गन की यहाँ कम होगी और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी क्योंकि ये इजीली एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन। तो चारों फैक्टर्स करवा दिए। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन बताते हैं आपको ताकि ये टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर अपन नए टॉपिक पे जाएंगे। क्वेश्चन ये है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन विच एलिमेंट have highly negative electron gain enthalpy and why, और क्यों होता है ये ऐसा? फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कंपेयर करना है और ये अपन स्ट्रक्चर से ही चीज़ समझाएंगे क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। ये फ्लोरीन का स्ट्रक्चर और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये फ्लोरीन का। अब आगे मैं बताऊंगा क्लोरीन का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, और इसमें भी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ क्वेश्चन ये बन रहा है कि इन दोनों में से ज़्यादा नेगेटिव किसकी होगी? दोनों के न्यूक्लियस का पावर मेरे को मालूम है, इसका भी न्यूक्लियस जो है वो स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा है और पास में 3D ऑर्बिटल्स भी खाली पड़ा है और साइज बड़ा है, साथ में वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास में। तो यहाँ अपन कहेंगे इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी रहेगा या इसको? अपन कहते हैं इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डालें और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डालें और इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर अगर डालेंगे तो क्लोरीन में इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है लेकिन फ्लोरीन में नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो पास पास में, जैसे मेरा हाथ देखो, ये 5 अंगुलियाँ हैं, अंगूठा भी है, ये देखो इधर 5 अंगुलियाँ मान लेते हैं और ये सारी अभी पास पास में है और एक इलेक्ट्रॉन को और मेरे को ऐड करवाना है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अब मैंने साइज़ बड़ा कर लिया, साइज़ बड़ा कर लिया तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन भी क्या हो रहा है? कम। अब मेरे को कहना है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है तो वो इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। जो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर यहाँ अपन लिखेंगे, क्लोरीन हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी because Cl have high atomic size, so electron density is very less in valence cell. It can easily accept
the electron in valence cell, but in fluorine have smaller in size, high electron density is present in valence cell, so it cannot be accept इलेक्ट्रॉन easily। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट इजीली नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पास में और पास में के साथ में रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम निकलेगी और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा निकलेगी। तो आज के टॉपिक में अपन ने जो क्वेश्चंस कराए, इसके अलावा नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये नेगेटिव होगी। नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मेटल्स जो होते हैं जैसे बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। क्यों होगी पॉजिटिव? क्योंकि इनको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है उनकी, इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनने की टेंडेंसी है। जबकि नॉन मेटल्स का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना और एनाइन में कन्वर्ट होना। तो नॉन मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं लेकिन मेटल्स नहीं करते हैं, और मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। और आज के टॉपिक में अपन यही लेते हैं, ये वाला टॉपिक क्लियर करवा दिया। कल अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है और इसके बारे में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास और टू बी वॉचिंग दिस वीडियो, टू बी कंटिन्यू and share this video. Thank you boys.